हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस बीए सेकेंड ईयर की। चैप्टर है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका और इसमें हमारा क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्ति और कार्यों की व्याख्या कीजिए। इससे पहले हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था और सीनेट की संरचना एवं उसकी शक्ति और कार्य, ये 2 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे। ये आज हमारा तीसरा वीडियो है। अब इसमें हम देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों की व्याख्या कीजिए, अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति और उसकी चुनाव प्रक्रिया को समझाइए। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति और उसकी चुनाव प्रक्रिया को समझाइए। आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के प्रमुख हैं। राष्ट्रपति संघीय सरकार की कार्यकारी शाखा का निर्देशन करते हैं और संयुक्त राज्य सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ हैं। अनुच्छेद 2 या आर्टिकल 2 संविधान संघीय सरकार की कार्यकारी शाखा की स्थापना करता है। यह राष्ट्रपति में संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्यपाली शक्ति निहित करता है। राष्ट्रपति को संघीय क्षमा और दंड प्रदान करने और असाधारण परिस्थितियों में कांग्रेस के दोनों सदनों को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार है। राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेशी और घरेलू नीतियों को निर्देशित करता है। संयुक्त राज्य के संविधान का अनुच्छेद 1 राष्ट्रपति को संघीय कानून पर हस्ताक्षर करने या वीटो करने की शक्ति देता है। राष्ट्रपति का कार्यालय 1789 में स्थापित किया गया था। इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से पंजीकृत मतदाता अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष को 4 साल के कार्यकाल के लिए चुनते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह एकमात्र संघीय चुनाव है जो लोकप्रिय मतदान द्वारा तय नहीं किया गया है। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। ये आती हैं आर्टिकल 2 में। उसकी क्या क्या योग्यताएं हैं राष्ट्रपति पद की। यूएसए का जन्मजात नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम। यूएसए का कम से कम 14 वर्ष का निवासी रहा हो। लगातार रहना आवश्यक नहीं है इसमें। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ता कांग्रेस द्वारा निर्धारित किया जाता है। कार्यकाल के दौरान कटौती या वृद्धि नहीं होती है। परिवर्तन होता है तब जब नई राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रारंभ होता है, जब उसमें अगर राष्ट्रपति के वेतन में कटौती या वृद्धि होगी तो जब नया राष्ट्रपति बनेगा उस समय होगी। कार्यकाल के दौरान नहीं होती है ये। कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। पुनः निर्वाचन, मूल संविधान में कोई प्रतिबंध नहीं। प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन, तीसरी बार चुनाव लड़ने से इनकार। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 4 बार राष्ट्रपति रहे थे, 1932 से लेकर 1936 तक, फिर 1936 से लेकर 1940 तक, 1940 से लेकर 1944 तक। उसके बाद में कोई नहीं हुआ था। 22वां संविधान संशोधन 1951 में एक ही व्यक्ति तीसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके बाद में यह संशोधन कर दिया गया था। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बाद में यह संशोधन कर दिया गया था कि एक व्यक्ति तीसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद पर कार्य कर रहा
हो, उस समय राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया हो, यानी खाली हो गया हो, उसने राष्ट्रपति पद पर कार्य किया हो, तो उसका राष्ट्रपति पद के लिए कुल कार्यकाल 10 वर्ष से अधिक नहीं होगा। युद्ध के समय पदधारी राष्ट्रपति से तीसरी बार चुनाव लड़ने का आग्रह कांग्रेस कर सकती है। यानी युद्ध के समय अगर तीसरी बार चुनाव लड़ने का बंद कर दिया था, वो युद्ध के समय अगर चुनाव लड़ने का आग्रह सिर्फ उसे कांग्रेस ही कर सकती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव प्रक्रिया। यूएसए एक गणतंत्र देश है, इसलिए राज्य का प्रमुख एक निर्वाचित प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एक प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। निर्वाचक मंडल में कुल सदस्य 538 होते हैं। प्रतिनिधि सभा में, जिसमें प्रतिनिधि सभा के होते थे 435, सीनेट के 100 सदस्य और कोलंबिया के 3 सदस्य होते हैं। सबसे बड़ा प्रतिनिधि कैलिफोर्निया राज्य सबसे बड़ा होता है अमेरिका में, और उसके 55 सदस्य होते हैं, 2 सदस्य उसके एक्स्ट्रा होते हैं। प्रत्येक राज्य में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, उसी दल के सभी सदस्य निर्वाचक मंडल हेतु निर्वाचित घोषित कर दिए जाते हैं। फिर निर्वाचक मंडल के सदस्य राष्ट्रपति को मत देते हैं। जो उम्मीदवार निर्वाचक मंडल का स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लेता है, उसे अमेरिका का राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। पहले निर्वाचक मंडल के सदस्य चुने जाते हैं, फिर निर्वाचक मंडल के सदस्य राष्ट्रपति को वोट देते हैं। जिसका बहुमत ज़्यादा होता है, उसे राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। मतों की गणना। कांग्रेस के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में होती है मतों की गणना, जिसमें अध्यक्ष सीनेट का अध्यक्ष यानी तत्कालीन राष्ट्रपति होता है। कार्यालय की शपथ। निर्वाचित राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा 20 जनवरी को पद की शपथ दिलाई जाती है। ये 20वां संविधान संशोधन में दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्ति और कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ और अन्य शक्तियाँ। कार्यपालिका शक्तियाँ। अमेरिकी राष्ट्रपति को शासन के विभिन्न क्षेत्रों में शक्तियाँ प्राप्त है, लेकिन इनमें सर्वाधिक प्रमुख शक्ति कार्यपालिका शक्ति है। संविधान में भी कहा गया है कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ राष्ट्रपति में ही निहित होंगी। कार्यपालिका क्षेत्र में इसकी प्रमुख शक्तियाँ व कार्य इस प्रकार है। कानूनों को लागू करना एवं व्यवस्था बनाए रखना। पहली, कार्यपालिका क्षेत्र में राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति संघीय कानूनों को लागू करना और व्यवस्था बनाए रखना है। राष्ट्रपति सभी संघीय कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। वह इस बात का निर्णय करता है कि किन कानूनों को अत्यधिक कठोरता के साथ लागू किया जाए और किन कानूनों को कम कठोरता के साथ लागू किया जाए, और कितने कानूनों को लागू करने के लिए कोई भी कदम न उठाया जाए। यह सब राष्ट्रपति ही तय करता है। प्रशासन का संचालन। राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के साथ साथ प्रशासन का सर्वोच्च निर्देशक भी है। यह देखना राष्ट्रपति का प्रमुख दायित्व है कि शासन के विभिन्न पदाधिकारी संविधान के अनुसार तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। वह विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आदेश जारी कर सकता है। नियुक्ति संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति की एक महत्वपूर्ण शक्ति विभिन्न पद अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति वास्तविक प्रशासनिक शक्ति प्राप्त करता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राजदूतों,
वाणिज्य दूतों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों, राजस्व अधिकारियों और सेना में उच्च अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है, लेकिन सीनेट के द्वारा इन नियुक्तियों की पुष्टि की जानी अनिवार्य है। सीनेट की प्रतिष्ठितता। अनेक संघीय पदों, विशेषकर राज्य विशेष से संबंधित संघीय पदों पर एक विशेष पद्धति द्वारा नियुक्ति की जाती है, जिसे सीनेट के प्रतिष्ठितता कहा जाता है। यह एक परंपरा है जिसके अनुसार राष्ट्रपति अपने दल के उन सीनेट सदस्यों से नियुक्ति के संबंध में परामर्श करता है जो उस राज्य की ओर से सीनेट के सदस्य हैं जिनसे नियुक्ति करनी है। क्षमादान का अधिकार। यूएसए के राष्ट्रपति को अन्य देशों के अध्यक्षों की भांति अपराधियों को क्षमा प्रदान करने, उनके दंड को स्थगित करने या कम करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा एक ही प्रकार के अपराध में दंडित अनेक व्यक्तियों को सर्व क्षमा भी प्रदान कर सकता है। राष्ट्रपति की इस शक्ति पर दो प्रतिबंध हैं। पहला, राज्य के कानूनों के विरुद्ध किए गए अपराध में दंडित व्यक्ति को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। और दूसरा है, राष्ट्रपति महाभियोग के द्वारा दंडित व्यक्तियों को क्षमा प्रदान नहीं कर सकता। विदेशी संबंधों का संचालन है। यूएसए की कार्यपालिका का प्रधान होने के नाते राष्ट्रपति अमेरिका की विदेश नीति निर्धारित करता है और विश्व के अन्य देशों के साथ अमेरिका के विदेशी संबंधों का संचालन करता है। राष्ट्रपति राजदूतों और राजनीतिक प्रतिनिधियों को नियुक्त करता है। राजदूतों की नियुक्ति पर सीनेट की सहमति आवश्यक है। राष्ट्रपति अमेरिका की विदेश नीति का मुख्य प्रवक्ता होता है और वह विदेशी सरकारों को मान्यता प्रदान करता है। विदेशी नीति के क्षेत्र में राष्ट्रपति को प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण शक्ति विदेशी राज्यों से संधि करना है। इन संधियों के लिए सीनेट का समर्थन आवश्यक है। अतः अनेक बार राष्ट्रपति दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करने के लिए संधियों के स्थान पर प्रशासकीय समझौते करता है। विधायी शक्तियाँ। शक्ति पृथक्करण पर आधारित होने के कारण अमेरिका संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से विधि निर्माण की शक्ति प्रदान नहीं की गई है, लेकिन राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में कुछ कार्य सौंपे गए हैं। विधायी क्षेत्र में राष्ट्रपति के द्वारा किए जाने वाले कार्य इस प्रकार हैं। कांग्रेस को संदेश भेजना। संविधान में व्यवस्था की गई है कि समय समय पर राष्ट्रपति कांग्रेस को संघ की स्थिति के बारे में जानकारी देगा। राष्ट्रपति कांग्रेस को वार्षिक संदेश भेजता है। इस संदेश में प्रमुख समस्याओं पर कांग्रेस का ध्यान आकर्षित किया जाता है। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन आमंत्रित करना। राष्ट्रपति के द्वारा कांग्रेस को साधारण दिनों में आमंत्रित या स्थगित नहीं किया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस के दोनों सदनों में स्थगन पर मतभेद होने पर वह इन्हें स्थगित कर सकता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि यदि कोई आवश्यक स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वह कांग्रेस के चलते हुए साधारण अधिवेशन को कुछ दिनों तक चलाने का अनुरोध कर सकता है। यदि कांग्रेस राष्ट्रपति के अनुरोध से सहमत न हो तो राष्ट्रपति कांग्रेस को धमकी दे सकता है कि वह अधिवेशन की समाप्ति के बाद विशेष अधिवेशन आमंत्रित करेगा। निषेधाधिकार, वीटो पावर। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण निषेधाधिकार की शक्ति है। संविधान में कहा गया है कि सीनेट और प्रतिनिधि सभा में पारित होने के बाद विधेयक के कानून बनने से पहले राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति को विधेयक पर पूर्ण निषेधाधिकार नहीं है, बल्कि सीमित अधिकार ही प्राप्त हैं। राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति दो प्रकार की होती है, विलंबकारी तथा जेबी वीटो। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास
हस्ताक्षर के लिए आता है तो राष्ट्रपति इसे अस्वीकृत कर सकता है। यदि पुनः दोनों सदन 2/3 बहुमत से विधेयक को पारित कर देते हैं तो वह कानून बन जाता है। इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। इसे विलंबकारी वीटो कहा जाता है। जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा हो और उस समय कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति 10 दिन तक इसे अपने पास रख सकता है। 10 दिन के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना ही विधेयक कानून बन जाता है। यदि इन 10 दिनों में कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाए तो विधेयक अपने आप ही समाप्त हो जाता है और इसे जेबी निषेधाधिकार कहते हैं। पॉकेट प्लस वीटो। कार्यपालिका आदेश निषेधाधिकार राष्ट्रपति को नकारात्मक विधायी शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति के द्वारा सकारात्मक विधायी शक्ति का प्रयोग कार्यपालिका आदेश के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रपति को शासन संबंधी आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। कांग्रेस कानून बनाते समय केवल मोटी रूपरेखा ही तैयार करती है और इसके संबंध में नियम बनाने का अधिकार कार्यपालिका को दे दिया जाता है। इसे ही पद्धति व्यवस्थापन भी कहते हैं। न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति को न्यायिक क्षेत्र में भी शक्तियाँ प्राप्त है। सीनेट की सहमति से वह संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, लेकिन वह इन्हें पद से नहीं हटा सकता। अमेरिकी संघ के विरुद्ध किए गए अपराधों के संबंध में अपराधियों के दंड को स्थगित करने या क्षमा प्रदान करने की शक्ति भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्षमा नहीं कर सकता। ये यहाँ पे क्षमा है। राष्ट्रपति दलीय नेता। राष्ट्रपति अपने दल का नेता होता है और वह अपने दल की राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन को नियुक्त करता है और उसके परामर्श से ही दल के अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करता है। यदि राष्ट्रपति के दल को कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त हो तो वह दल के नेता के रूप में विधि निर्माण कार्य अपनी इच्छा अनुसार करवा सकता है। अमेरिकी राष्ट्र का सर्वोच्च नेता। राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्र का सर्वोच्च नेता होता है और अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव एक दलीय व्यक्ति के रूप में किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च प्रधान होने के कारण वह दलीय नेता से ऊपर उठकर राष्ट्र का प्रतीक बन जाता है। आपातकालीन शक्तियाँ। कांग्रेस ने राष्ट्रपति को प्रदान किया है कि वह कार्यपालिका केवल आपातकाल स्थिति के दौरान ही व्यायाम कर सकती है। उदाहरण राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के शासन के दौरान घोषित राष्ट्रीय आपातकाल। निष्कर्ष। लिंडन जॉनसन के अनुसार एक राष्ट्रपति के लिए सबसे मुश्किल काम सही काम करना नहीं है, बल्कि यह जानना मुश्किल है कि क्या सही है। उत्तरदायित्वों की उपरोक्त सीमा से पता चलता है कि राज्य के प्रमुख का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कर्तव्य देश की राजनीतिक एकता को बचाए रखने तथा संवैधानिक शक्तियों की गारंटी देने के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन कार्यालय का महत्व इससे कहीं अधिक है और किसी भी तरह से किसी अन्य उच्च कार्यालय या कार्य की जिम्मेदारियों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। कार्यालय के सर्वोपरि कार्यों में से एक राष्ट्र हित में राजनीतिक विचारों और संस्थागत दिशा को प्रभावित करना है। इस संबंध में राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट के समय मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू आपका। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक और कमेंट कीजिए
और अपने दोस्तों से इसे शेयर कीजिए। ये नोट्स मैं अपने हाथ से ही लिखती हूँ, फिर बाद में इसे मोबाइल में टाइप करती हूँ।